गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कोरिलेशन डायग्राम के बारे में अध्ययन किया था और D2 कॉन्फ़िगरेशन के वीक फील्ड में जो टर्म्स हमें मिलते हैं उनके बारे में अध्ययन किया कि 3F 3P 1S 1D 1G ये मिलते हैं और इनकी माइक्रोस्टेट 21 9951 और टोटल ये 45 होती हैं। और इसी प्रकार से जब D2 ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखते हैं तो हमें तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वहाँ मिलते हैं, T2G2, T2G1 EG1 एंड EG2। और प्रत्येक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग माइक्रोस्टेट को व्यक्त करता है। T2G2 में हमें 15 माइक्रोस्टेट मिलती हैं, T2G1 EG1 में हमें 24 माइक्रोस्टेट मिलती हैं और EG2 में हमें 6 माइक्रोस्टेट मिलती हैं। इस प्रकार से इनसे भी टोटल 45 माइक्रोस्टेट हमें प्राप्त होती। आज हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखे हैं T2G2, T2G1, EG1 एंड EG2, इनसे एनर्जी लेवल्स कैसे जनरेट किए जाएंगे, तो इसका अध्ययन आज हम विस्तार से करेंगे और इसका अध्ययन करने के बाद में हम कोरिलेट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमारे पास में ये तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बने थे, T2G2, T2G1 EG1 एंड EG2, और इनकी माइक्रोस्टेट 15 + 24 + 6 = 45 बनते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि इनसे अपने को एनर्जी लेवल्स कैसे मिलेंगे। तो देखिए, हम इनके डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है और काफ़ी जटिलता के साथ में इसको सोल्व किया जाता है और यह एक मेथड अप्लाई किया जाता है जिसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी लेवल ऑब्टेन फ्रॉम द डायरेक्ट प्रोडक्ट गिव एज वेल। यहाँ हम उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट देखते हैं कि T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, इफ T2G have 2 electron, then we write it in this manner T2G1 T2G1। क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर सम हो जाता है और जब T2G1 T2G1 मल्टीप्लाई में हैं तो इनसे जो टर्म्स होती हैं वो T2G मल्टीप्लाई T2G है और इन T2G मल्टीप्लाई T2G से हमें 4 प्रकार के एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, A1G, EG, T1G, T2G। जब अपना कॉन्फ़िगरेशन T2G हो तो इनसे हमें 4 प्रकार के एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है कि जब अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन T2G हो तो हमें 4 प्रकार के एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। वो हैं A1G + EG + T2G + T1G। और इनका जो मल्टीप्लिसिटी है वो भी कैलकुलेट की जाती है, हिट एंड ट्रायल विधि से भी की जाती है। एक दूसरा मेथड और होता है, लेकिन अपन को यहाँ डायरेक्ट अपने को ये लर्न करना है कि इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। और इनकी मल्टीप्लिसिटी आती है 1 A1G + 1 EG + 1 T1G + 3 T2G। ये अपने को इनकी मल्टीप्लिसिटी हमेशा लर्न करके रखनी है। तो अपन सीधे ये बात किए कि T2G अर्थात D2 कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हमें प्राप्त होंगे वो ये होंगे 1 A1G + 1 EG + 1 T2G + 3 T2G। इसी प्रकार से T2G1 EG1 ये अपने पास में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है और इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से हमें जो
टर्म्स प्राप्त होंगी, एनर्जी लेवल्स प्राप्त होंगे, वो भी 4 होंगे। और इन 4 का जो नाम और मल्टीप्लिसिटी है वो ये है 1T1G प्लस 3T1G प्लस 1T2G प्लस 3T2G। तो इस प्रकार से ये 4 टर्म्स फर्स्ट एक्साइट स्टेट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से अपने को प्राप्त होती हैं। थर्ड जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है Eg2, और इससे हमें जो टर्म्स प्राप्त होती हैं वो 3 टर्म्स हैं। वो है 1A1G प्लस 3A2G प्लस 1Eg। ये अपने को जो टर्म्स प्राप्त होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से प्राप्त होती हैं। और अब ये टर्म्स जब प्राप्त हो जाती हैं तो इन टर्म्स का अपने को एनर्जी लेवल डिसाइड करना होता है। टू डिसाइड डिटरमाइन द एनर्जी लेवल ऑफ दीज टर्म्स कि T2G में अपने को 4 जो एनर्जी टर्म प्राप्त हुई हैं कि 1A1G प्लस 1Eg प्लस 3T2G प्लस 1T1G, और इसी प्रकार से जो T2G1 Eg1 से प्राप्त हुई है, Eg2 से प्राप्त हुई हैं, उनके लिए हमें एनर्जी लेवल डिटरमाइन करना है कि इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि अपने को फिर इन को स्ट्रॉन्ग फील्ड में जब लेफ्ट लाइन पे इनको लिखा जाएगा तो इनको एनर्जी के ऑर्डर में अपने को लिखना होगा। तो आफ्टर द ऑर्बिटल and spin degeneracy of levels arising from a given strong field configuration are known, the next task is to know the energy order of these orbital। जो दूसरा या अगला कार्य है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट टास्क टू नो द एनर्जी ऑर्डरिंग ऑफ दीज लेवल्स। इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लेवल दैट लाइज लोवेस्ट we have to appeal to the Hund's rule कि किस टर्म की एनर्जी लोवेस्ट होगी, कौन सा टर्म लोवेस्ट एनर्जी का होगा कि दैट लाइज लोवेस्ट है, तो वी फॉलो द Hund's रूल। तो अकॉर्डिंग टू Hund's रूल वी से दैट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन द लेवल विद द हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी लाइज लोवेस्ट। फर्स्ट रूल है कि विच टर्म हैव द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म है उसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी, वो लोवेस्ट होगा। पहला पॉइंट ये आपको रिमेम्बर करना है। और सेकंड है ऑफ द लेवल्स विद द इक्वल स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यदि अपने पास में इक्वल स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अगर टर्म है, दोज विद द हाईएस्ट ऑर्बिटल डिजेनेरेसी टेंड टू लाइज लोअर। तो उस समय फिर अपने को क्या, वो अपने को देखना है कि ऑर्बिटल डिजेनेरेसी जो है, इट मीन्स जो टर्म्स आपकी आ रही है उसमें जो ट्रिपली डिजेनरेट है वो सबसे ऊपर होगा, डबली डिजेनरेट उससे नीचे होगा, और सिंगली डिजेनरेट वो सबसे नीचे एनर्जी में होगा। यहाँ T ट्रिपली डिजेनरेट को व्यक्त करता है, E डबली डिजेनरेट को, और A सिंगली डिजेनरेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए लोवेस्ट एनर्जी T और इससे ज़्यादा एनर्जी E और इससे भी ज़्यादा एनर्जी A। इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी फॉर द टर्म्स इज T is lowest than E is lowest than A। Then we follow these two rules to decide the order of the energy of the given terms on the base of their multiplicity and their orbital degeneracy। तो two points here consider about the explanation of the energy order of the terms। First on the base of spin multiplicity, and second the degeneracy of the orbitals। तो on this base we decide their orbital energy levels। Thus the Hund's rule help us in fixing the energy order of very strong field levels and the ground state levels। For example, तो देखिए जो अपन ने ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से टर्म्स डिजेनरेट की हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो Hund's रूल से ऐसे होगा। T2G के लिए जो T2G 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए 3T1G लोवेस्ट एनर्जी, 1T2G ग्रेटेस्ट टू 3T1G, फिर 1Eg इज ग्रेटर 1T2G,
and 1a1g is greater 1ag. इट मीन्स जिस टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है वो लोवेस्ट एनर्जी का। अब उसके बाद में देखिए अपने पास में टी, ई और ए इनकी सेम मल्टीप्लिसिटी है, तो इनमें फिर ऑर्बिटल डिजनरेसी अपने को देखनी होती है। तो टी की ऑर्बिटल डिजनरेसी 3 है तो ये लोवेस्ट एनर्जी का होगा, ई की 2 है ये उससे अधिक एनर्जी का, और ए की 1 है ये उससे अधिक एनर्जी। नेक्स्ट T2G1 EG1 इनकी जो टर्म्स आई हैं वो अपने पास में 3T1G 1T1G 3T2G 1T2G आई है। अब इनमें देखिए 3T1G और 3T2G दोनों सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर आवर फैसिलिटी और जो रिदम में जो साइंटिस्टों ने लिखा है इनको, उसमें T1G को लोवेस्ट एनर्जी का माना है और T2G को इससे अपर एनर्जी में डाला है। तो 3T1G इज लोवेस्ट देन 3T2G, 3T2G इज लोवेस्ट देन 1T1G, 1T1G इज लोवेस्ट देन 1T2G। तो पहले तो मल्टीप्लिसिटी बेस फिर ऑर्बिटल डिजनरेसी बेस के आधार पर अपन हुल्स रूल का फॉलो करते हुए इनका एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार से EG कॉन्फ़िगरेशन EG2 आता है तो 3A2G इज लोवेस्ट एनर्जी देन 1EG, 1EG इज लोवेस्ट देन 1AG1। इस प्रकार से हमें ये तीन जो ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन है उनसे जो टर्म्स प्राप्त हुई हैं उनका एनर्जी लेवल डिसाइड कर लेते हैं। ऑफ द 3T1G एंड 3T2G of T2G1 EG1 we have been guided by the higher symmetry of 3T1G over 3T2G and the order is tentative। तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा ही 3T1G को 3T2G से लोवेस्ट एनर्जी का मान के चले। अब देखिए इतना करने के बाद में अपने पास में ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि अपन ने ये डिसाइड कर लिया है कि एनर्जी लेवल क्या है और टर्म्स क्या है। अब नेक्स्ट क्या करना है, द क्रिएशन of term diagram for many electron species in best presented in the term of correlation diagram linking the weak field and strong field limits. The diagram is present in figure below and the following two principles have been adhered to while constructing the correlation diagram. अब जब correlation diagram आप जनरेट करते हैं तो ये दो रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। फर्स्ट द रूल ऑफ करस्पोंडेंस, पहला जो रूल है करस्पोंडेंस का, और ये रूल क्या कहता है कि देयर इज अ 1-to-1 करस्पोंडेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द डायग्राम, कि वीक फील्ड का जो टर्म्स है और स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो टर्म्स है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग वीक फील्ड का जो एनर्जी टर्म्स है उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड के एनर्जी टर्म्स से मैच करवाना होता है। तो उसमें केवल एक वीक फील्ड एनर्जी टर्म को एक ही स्ट्रॉन्ग फील्ड एनर्जी टर्म्स जो कि सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और सेम डिजनरेसी का हो उसी से मैच करना है। तो इसे कहेंगे 1-to-1 करस्पोंडिंग रूल, कि देयर इज a 1-to-1 correspondence between the energy level on the left and right side of the diagrams। सेकंड इसमें अगर अपन देखते हैं तो रूल है नॉन क्रॉसिंग रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एनर्जी लेवल ऑफ सेम सिमेट्री एंड स्पिन डिजनरेसी कांट as the strength of the crystal field change from weak to strong field। The energy level of the same symmetry and spin degeneracy cannot as the strength of crystal field change from weak to strong field। ये रूल ये कह रहा है कि जब आप वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेम स्पिन और सेम डिजनरेसी के टर्म्स को मैच कराते हैं
तो स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड में जिस भी टर्म को आप मैच कराते हैं उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में जैसे मैच कराते जाएंगे, तो सबसे पहले जैसे ही वो टर्म मिलता है उसको वहीं से कोरिलेट कर दें, उसको क्रॉस करके, और सेम टर्म मिलने पे उसको क्रॉस नहीं करना है। ये कह रहा है कि नॉन क्रॉसिंग रूल। द डायग्राम गिव ए क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ हाउ द एनर्जी level of the system behave as the strength of the crystal field increase. As the strength of the crystal field change, the symmetry of the level will not change. अब लास्ट इसमें अपन आते हैं कि किस प्रकार से अपन कोरिलेशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखें, ये आपके सामने मैंने कोरिलेशन डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। और सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले अपने को दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, लेफ्ट एंड राइट। जो राइट लाइन है वो फ्री आयन टर्म या वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो लेफ्ट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और इन दोनों के बीच में जो मैचिंग लाइन है, बेस जिसको बोलते हैं, एबेसिस बोलते हैं, एक ऑर्डिनेट बोलते हैं, कि उसमें अपने को स्प्लिटिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करनी है DQ। और वीक से स्ट्रॉन्ग तरफ जाते हैं तो अपने को पता है ऑब्वियसली DQ वैल्यू इंक्रीज होती है। वर्टिकल लाइन या ऑर्डिनेट जिनको बोलते हैं उस पर एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है। जो वीक फील्ड या फ्री आयन टर्म के लिए जो लाइन है उस पर हम वीक फील्ड टर्म्स को उनके एनर्जी ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 3F 1D 3P 1G और 1S ये एनर्जी ऑर्डर है। देखिए यहाँ वोलेशन ऑफ हुंड्स रूल या वोलेशन ऑफ हुंड्स रूल कैसे है कि 3F के बाद में 3P आना चाहिए, क्योंकि सेम मल्टीप्लिसिटी टर्म, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जिस स्पिन मल्टीप्लिसिटी टर्म की एनर्जी कम होती है, लेकिन यहाँ 1D की एनर्जी 3P से कम होती है। क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो एनर्जी है कैलकुलेट करके निकाली जाती है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो चेंज हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में वोलेशन ऑफ द हुंड्स रूल, वोलेशन ऑफ द फर्स्ट हुंड्स रूल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो एनर्जी ऑर्डर है वो यही है। अब यहाँ पे इन टर्म्स की हमें स्प्लिटिंग रिप्रेजेंट करनी है। तो अपने को पता है एफ टर्म है वो A2G T2G T1G इनके रूप में होता है, और इन टर्म्स का जो ऑर्डर है वो एनर्जी के लिए यही है। इनकी मल्टीप्लिसिटी जो 3F टर्म के लिए 3 है वही इनकी मल्टीप्लिसिटी होगी। तो सभी जो वीक फील्ड की टर्म्स हैं उनको स्प्लिट करके और उनका एनर्जी ऑर्डर के रूप में लिख दिया जाता है। इसी प्रकार जब स्ट्रॉन्ग फील्ड की वर्टिकल लाइन ऑर्डिनेट पे देखते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन अपने को प्राप्त होता है उस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं अपन। तो देखिए ये डायग्राम है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड में जब अपन बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G पहला कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। T2G1 EG1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और EG2 ये थर्ड जो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी जो अपने को टर्म्स प्राप्त हुई थी उन टर्म्स को यहाँ लिखा गया है 3T1G 1T2G 1EG 1A1G। ऐसे T1G और T2G 1 और EG1 का लिखा हुआ है 3T1G 3T2G 1T1G 1T2G। इसी प्रकार से EG2 का लिखा हुआ है 3A2G EG और 1A1G। दोनों तरफ जब अपन ये टर्म्स लिख दें और उनका स्प्लिटिंग लिख दें, देन वी कोरिलेट फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो फर्स्ट जो 3F टर्म का ग्राउंड स्टेट टर्म है वो 3T1G है, और 3T1G से जब अपन लिखते हैं तो 3T1G से जब लिख रहे हैं तो इसी टर्म को स्ट्रॉन्ग फील्ड की 3T1G से मैच कराते हैं। तो दोनों तरफ लोवेस्ट एनर्जी की जो टर्म है वो सेम टर्म है जो कि इसको मैच कराने से अपने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो टर्म है 3T2G है। अब देखिए 3T2G जो कि वीक फील्ड की है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड से जब मैच कराते हैं तो
वन बाई वन हम चेक करते जाते हैं कि 3T2G टर्म कहाँ आती है। तो ये टर्म आती है T2G1 EG1 की सेकंड टर्म है, तो वहाँ अपन इसको कोरिलेट कर देते हैं। इसी प्रकार से 3A2G की टर्म को स्ट्रॉन्ग फील्ड से मैच कराते हुए जाएंगे तो ये टर्म हमें प्राप्त होती है EG2 में, और उसको अपन मैच करा देते हैं। इसी प्रकार से जब 1D की टर्म्स T2G को मैच कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के T2G2 कॉन्फ़िगरेशन की सेकंड टर्म अपने को प्राप्त होती है, और 1EG जो कि 1D की है उसको अगर मैच कराते हैं तो ये भी T2G2 की थर्ड टर्म है। तो इस प्रकार से हमें लेफ्ट और राइट की जो एनर्जी टर्म्स है उनको मैच कराना होता है कोरिलेशन डायग्राम में, और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में जो अलग अलग टर्म्स निकल के आते हैं उनको बताना होता है कि क्या फ्री आयन टर्म या वीक फील्ड में ग्राउंड स्टेट टर्म जो है D2 की वो है 3T1G, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की क्या है 3T1G, तो दोनों में ही क्या है सेम है। तो ये चीज़ हमें ये इंडिकेट करती है कि अपन जब पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि D1 D2 D3 इन कॉन्फ़िगरेशंस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता है, इनकी ग्राउंड स्टेट सेम रहती है दोनों में ही, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दोनों में देखिए इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है सेम है 3T1G 3T1G। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन टेट्राहेड्रल के लिए किस प्रकार से कोरिलेशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।